हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं एक नया सफ़र CUET यूजी साइंस 2026 का सफ़र। और आज होगा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, मतलब सॉल्यूशंस चैप्टर का फुल रिवीजन प्लस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में एक सरप्राइज़ भी है तुम लोगों के लिए, तो बने रहना हमारे साथ क्योंकि हम आज पूरा चैप्टर को कर देंगे ख़त्म। हम आज पूरा चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है मैं वो सब लिख के दूंगा तुम लोगों को, तो बुक और पेन खोल लो और हम लोग शुरू करते हैं। पहले ही हम लोग सीधा सीधा चले जाएंगे चैप्टर के ओवरव्यू के ऊपर। देखो, एक चीज़ मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कैसे। मैं पूरा चैप्टर को तुम लोगों को समझाऊंगा। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उन्हीं को हम लोग करेंगे क्योंकि CUET में ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत सारा वीडियोस भी हम लोगों को पढ़ना है, मतलब बहुत सारा वीडियोस देखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है। एंड क्वेश्चन सॉल्व के ऊपर भी बहुत सारा तुम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लेके हम लोग एक छोटा सा सरप्राइज हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, एक अनाउंस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा चैप्टर को समझ लेते हैं क्योंकि चैप्टर को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर को समझेंगे एंड इसके बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करके रखा है, तो वो सब क्वेश्चंस भी हम लोग अभी इसके साथ साथ ही करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो पहले ही हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस होता क्या है। सॉल्यूशंस आर नथिंग बट होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। होमोजेनस मतलब देखो, पहला चीज जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, जो होमोजेनस मतलब क्या है। होमोजेनस मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है, उसका जो कॉम्पोजिशन होगा एंड प्रॉपर्टीज होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इट्स कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस को तुम लोग कोई भी फिजिकल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि तुमने सपोज मानो पानी में नमक को घोल दिया है। अभी पूरा डिजोल्व होने के बाद क्या तुम नमक को ऐसे ही कुछ मतलब चन्नी के साथ सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन सपोज तुमने एक सोल्यूशन बनाया है, मतलब सोल्यूशन नहीं, मैंने मान लिया कि तुमने एक मिक्सचर बनाया है। जैसे कि तुमने रेत ले लिया, रेत को पानी में डाल दिया। अभी उसको जितना भी घोल लो, जितना भी उसको डिजोल्व करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ रेत का पार्टिकल्स तुम लोग डायरेक्टली छन्नी की मदद से ही तुम लोग पूरा का पूरा ही रेत का पार्टिकल्स को तुम लोग सेपरेट आउट कर सकते हो। हाँ, पानी गंदा हो जाएगा, पानी थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब उसको तुम लोग डायरेक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मदद से, फिजिकल टेक्निक्स की मदद से तुम लोग उसको सेपरेट कर पाओगे। लेकिन जो सॉल्यूशंस होता है उसको सिर्फ हम लोग केमिकल वेज, मतलब केमिकल टेक्निक्स की मदद से ही सिर्फ सेपरेट कर पाएंगे। फिजिकल टेक्निक्स की मदद से हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे जो सॉल्यूशंस होगा। इसका मतलब होमोजेनस मिक्सचर होगा, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर का एक एग्जांपल है सॉल्यूशंस, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर यानी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सोल्यूशन में दो चीज़ होता है। सपोज एक बीकर में मैंने पानी ले लिया, ठीक है। पानी में थोड़ा सा नमक घोल दिया, NaCl थोड़ा सा, सपोज 1 ग्राम मैंने घोल दिया है। एंड कितना पानी लिया था? सपोज मान लो 100 ml पानी लिया था। जो सॉल्वेंट होता है वो होता है प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। अभी 1 ग्राम नमक एंड 100 ml पानी में से कौन ज्यादा है? 100 ml पानी। तो यहाँ पे सॉल्वेंट बन गया पानी, ठीक है। दिस इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट किस स्टेट में है, आइदर इट इज इन गैस और लिक्विड और इन सॉलिड, उसके हिसाब से ही तुम लोगों का जो सॉल्यूशन का ओवरऑल फिजिकल स्टेट होगा वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और सॉल्यूट कौन सा है? सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की ओर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। यहाँ पे पहला काइंड ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या है? पहले ही हम लोग पढ़ेंगे गैसियस सॉल्यूशंस, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशंस मतलब यहाँ पे सॉल्यूट अगर गैस है एंड सॉल्वेंट अगर गैस है, मतलब गैस में गैस को मिक्स कर दिया, तो हम लोग ऐसा भी एक गैसियस सॉल्यूशंस का एग्जांपल है। एग्जांपल हम लोग देखेंगे क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, ठीक है। ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला दिया तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सपोज मान लो कि थोड़ा सा ही ऑक्सीजन मिलाया है, ठीक है, 1 ml ऑक्सीजन मिलाया है, ठीक है। नाइट्रोजन सपोज 100 ml था, तो यहाँ पे सॉल्वेंट तो बन गया एक गैस, लेकिन सॉल्यूट भी यहाँ पे गैस है, तो मतलब ये गैसियस सॉल्यूशन बन गया। फिर लिक्विड भी गैस में
मिक्स कर सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के हिसाब से हम लोग मिक्स कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। फिर सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है। कैम्फोर जो होता है, कोटूर बोलते हैं, इसको हम लोग नाइट्रोजन गैस में भी मिला सकते हैं, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। फिर लिक्विड सॉल्यूशंस में गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे लिक्विड में गैस मिक्स हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन मिक्स होता है ना, जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन की मदद से ही सांस लेते हैं। कैसे? ऑक्सीजन से, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। तो कैसे डिजॉल्व होता है? और जो गैस होता है वो लिक्विड मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। फिर लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, कोई भी दो लिक्विड के बारे में लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे इथेनॉल इन वाटर लिखा है। फिर सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में गैस इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, H2PD, बहुत ही कॉमन जो तुम लोगों का एक रिएजेंट है ऑर्गेनिक में, तुम लोगों को मिला होगा। ये इज अ एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। फिर लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन में क्या हो सकता है? एमलगम ऑफ मर्क्यूरी एंड सोडियम, ठीक है, HgNa लिखते हैं ना, Hg इज अ लिक्विड, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, ठीक है, सोडियम इज अ सॉलिड, तो वहाँ पे एमलगम को हम लोग लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। फिर सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कॉपर को जब गोल्ड के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, गोल्ड में इम्प्योरिटीज जब डालते हैं कॉपर वगैरह करके, वो सब भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, थोड़ा सा चीज़ एक नोट में याद रखना, मैं यहाँ पे नोट के तौर पे लिख रहा हूँ। सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है ना, वो दो प्रकार के होता है। सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशनल, एक होता है इंटरस्टिशियल, ठीक है। अभी देखो ये सब ना सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट जब वो चैप्टर था तुम लोगों के सिलेबस में, तो सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन को मिला के ये सब बनता था क्वेश्चंस। अभी नहीं है, लेकिन शायद आ भी सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूँ यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, वो यहाँ पे सिमिलर साइज में होता है, मतलब जो मिक्सअप होता है वो सिमिलर साइज में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक दे देता हूँ मैं, एग्जाम्पल होगा ब्रास। और इंटरस्टिशियल सॉल्यूशंस जो होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, वो स्मॉलर साइज में होता है। स्मॉलर साइज में वो क्या होता है, जो क्रिस्टल का लैटिस होता है ना, अगर तुम लोगों ने तो अभी, तुम लोगों में तो नहीं है, ठीक है, क्रिस्टल का लैटिस होता है ऐसा करके, क्यूबिक सपोज पैकिंग है, क्यूबिक पैकिंग में इसका जो लैटिस है इसके अंदर मतलब घुस जाता है, या दो मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस जाता है, छोटा मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस जाता है और मिक्सचर बन जाता है, मतलब सॉल्यूशन बन जाता है। इसका एक एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है स्टील, ठीक है। सो ये एग्जांपल सब याद करके जाना, जो एग्जांपल्स है ना ये, दीज आर इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, मतलब सीयूईटी में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है उनमें से। नेक्स्ट हम जाएंगे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स से ही हम लोगों का जो क्वेश्चंस का सिलसिला होगा यहाँ से ही शुरू होगा। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, इस सब से क्वेश्चंस आ सकता है, ये जो मैंने ओवरव्यू दिया है, लेकिन ज़्यादातर आने का चांसेस यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो है मास परसेंटेज। अभी मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मास परसेंटेज को W/W भी लिखते हैं, देखना तुम लोगों के घर में अगर मेडिसिन है, मेडिसिन में तुम लोगों को W/W या फिर V/V मिलेगा, वॉल्यूम परसेंटेज भी मिलेगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मास परसेंटेज इज नथिंग बट मास ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हो, मास ऑफ कंपोनेंट में लिख रहा हूं, कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है, टोटल मास सॉल्यूशन का, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल से चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करके जाना है ताकि तुम भूलो मत। इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का V/V, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला भी सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, इसको बॉक्स देके रख देना अपने नोट्स में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये एक चीज़ याद रखना, दिस इज फॉर ट्रेस कंपाउंड्स, बहुत ही कम सॉल्यूट अगर रहता है, ट्रेस अमाउंट्स में रहता है, इसमें हम लोग पीपीएम में लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर पीपीबी में भी लिख सकते हैं, पार्ट्स पर बिलियन, लेकिन पीपीएम इज मोर कॉमन। सो पीपीएम का फॉर्मूला इज
नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 6 होगा क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है इसलिए 10 टू द पावर 6। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट, मोल फ्रैक्शन को हम लोग जाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो जाई इज इक्वल टू, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी ये तो उसका फॉर्मूला है, लेकिन जाई का एक और भी फॉर्मूला तुम लोग याद रखना। सपोज ए एंड बी से बना हुआ है तुम लोगों का एक सॉल्यूशन, ठीक है, ए इज द सॉल्यूट एंड बी इज द सॉल्वेंट, ठीक है। सो अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नथिंग बट मुझे याद रखना पड़ेगा जो गिवन मास है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सपोज डब्ल्यू ए बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम एम ऑफ ए मैंने लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूला का भी याद रखना क्योंकि कभी कभार क्या होता है तुम लोगों को मोलर मास एंड मतलब जो मोलर मास तो तुम लोग वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन एक मास दिया रहा होगा कि सपोज दिस ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन दिस ग्राम ऑफ वाटर, तो तुम लोगों को डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देगा, तब तुम लोग 20 ग्राम जो दिया रहा होगा गिवन मास उसको तुम लोग यहाँ पे पुट कर देना एंड वाटर का पुट कर देना, मोलर मास तुम लोग निकाल सकते हो, पुट करके डायरेक्टली बिठा देना, ऐसे ही इसका निकाल सकता है। एंड इससे एक नोट भी रख लेना कि इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज़ नो यूनिट, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मोलारिटी में। मोलारिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी कैपिटल एम से डिनोट होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम सॉरी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होता है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला। लेकिन इसके अलावा भी एक वर्किंग फार्मूला है, मैं इसको WF से दिखा रहा हूँ। वर्किंग फार्मूला जो होता है दैट इज गिवन मास, सपोज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज WA, मैं सॉल्यूट को A से लिख रहा हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि ज़्यादातर ना तुम लोगों को लीटर में नहीं मिलेगा, इन ml में मिलेगा, तो इस फॉर्मूला को तुम लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक याद रखना। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे और इसका यूनिट भी तुम लोगों को चाहिए ना, तो यूनिट होगा मोल पर लीटर, या फिर कभी कभार मोलल भी दिख सकते हैं तुम लोगों को, मोलल भी दिख सकता है, मोलल नहीं, मोलर भी दिख सकता है तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मोलालिटी में, ठीक है, मोलालिटी भी स्मॉल m इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर तुम लोग लिख सको, यहाँ पे वॉल्यूम मत लिखो, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि kg में होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दिस इज द मेन फॉर्मूला। लेकिन जो वर्किंग फॉर्मूला होगा स्मॉल m इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि kg में नहीं रहा होगा, ज़्यादातर वक्त वो ग्राम में ही दिया रहा होगा, ठीक है। फिर इसका यूनिट भी लिखना है, यूनिट इज मोल पर kg, और मोलाल भी रह सकता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, मोलारिटी और मोलालिटी में एक चीज़ तुम लोग नोट करके लिख लेना, मोलारिटी कैपिटल M, ठीक है, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर के ऊपर वेरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मोलालिटी स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m, मोलालिटी इज टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, या फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हम लोग बोलते हैं, सो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये एक चीज़ याद करके रखना,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, अच्छा चलो क्वेश्चन टाइम में आ गया। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड फॉर डिनोटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन द वन व्हिच डज नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जस्ट मैंने अभी बोला है व्हिच डज नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखना डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर इज मोलैलिटी, मोलैलिटी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म होमोजेनस मिक्सचर सिग्निफाई दैट बोथ कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। हाँ चलो यही हो गया, फर्स्ट वाला ही आंसर होगा। इट्स प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। हाँ प्रॉपर्टीज के साथ साथ कॉम्पोजिशन भी होना पड़ेगा, ओनली प्रॉपर्टीज से नहीं होगा, ठीक है। नाइदर कॉम्पोजिशन ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। देखा मैंने बोला था ना ml में दिया रहा होगा। सो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ WA इज इक्वल टू गिवन एज 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम दिया हुआ है एंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml। अभी क्या हम लोगों को कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होगा, देखो सोडियम के लिए 23, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 16 एंड हाइड्रोजन के लिए 1, ठीक है। सो कितना हो गया 40, इट इज 40 2 3 यस 40 6 7 8 9 10 2 3 4 40 ग्राम पर मोल। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या था मोलारिटी का, मोलारिटी पूछा है तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास, गिवन मास कितना है 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500 ml। सो 500, अभी 0 से 0 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से 2 कैंसिल कर दो एंड 2 से 2 कैंसिल कर दो। सो 1/2 दैट इज 0.5। सो इसका आंसर आ गया 0.5, ठीक है। 0.5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आंसर आ गया, यही होगा, ठीक है। समझ में आया ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, हाँ चलो ये तो सेम क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हेनरीज लॉ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ को थोड़ा सा अच्छे से समझो। देखो डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, मतलब P पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जाई इन द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू जाई, या फिर P इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोगों को प्रोपोर्शनल सिंबल उठाना है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को उठाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं KH ऑफ X। यहाँ पे KH क्या है, दिस इज हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये डिपेंड करता है गैस के ऊपर, दिस डिपेंड्स अपॉन गैस के ऊपर। P और जाई का ये जो ग्राफ है, दिस इज विल बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। सो KH मैं KH का यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट, या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी हम लोग लिखते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एंड इस जो ये जो ग्राफ बन रहा है Px का, जो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, इसका अगर हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप विल बी इक्वल टू KH। दिस KH इज नथिंग बट स्लोप ऑफ Px, मतलब P जाई ग्राफ, स्लोप ऑफ P जाई ग्राफ, ठीक है। जाई इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, समझ में आ रहा है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो नोट करने के लिए चीज है, ये तो फॉर्मूला तुम लोग नोट करोगे ही, जो और एक नोट करने के लिए चीज है, याद रखना जितना तुम लोगों का KH का वैल्यू ऊपर जाता रहेगा, मतलब इंक्रीज होता रहेगा, जितना इंक्रीज होगा तो उतना ही सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ये एक चीज याद रखना, ठीक है। जितना तुम लोगों का KH का वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, उतना ही तुम लोगों का सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज होता रहेगा। KH इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, तो एक चीज याद रखना, इसमें ही टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। मतलब KH एंड टेम्परेचर एक साथ बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी ऑपोजिटली बढ़ता है। मतलब KH अगर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। KH अगर घटेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा एंड टेम्परेचर भी घटेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। इसका लिमिटेशन हम लोगों को पढ़ना होगा, हेनरीज लॉ का लिमिटेशन यहाँ पे मैंने दे दिया है। हेनरीज लॉ का लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता, लेकिन दिस इज फॉर एन जो आइडियल कंडीशन होता है, आइडियल कंडीशन के लिए हो रहा है कि ओनली एप्लीकेबल व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम
दिस लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन गैसेज आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तुम लोगों का गैस पार्टिकल्स कोलाइड करता रहता है, सो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। क्यों, थर्ड रीजन बजे पढ़ने से ही पता चल जाएगा। तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन गैस पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस विद ईच अदर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, इवन दो मान लो कि दो गैस कभी आपस में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा दे विल अपने आप कोलाइड होता रहेगा एंड मे बी देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जैसे ही ये हो, ऐसा कंडीशन आ गया कि केमिकल रिएक्शन अपने आप ही हो रहा है, उन दोनों के बीच में ही हो रहा है, मतलब जो गैस हम लोग जिस गैस को स्टडी कर रहे हैं, तब क्या होता है, हेनरीज लॉ टूट जाता है, हेनरीज लॉ लिमिट हो जाता है। याद रखना ये सब चीज़ें छोटा छोटा चीज़ें हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वेपर प्रेशर की ओर। वेपर प्रेशर क्या है, सिंपल सा चीज़ है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन ए क्लोज सिस्टम। कोई भी टेम्परेचर में जितना भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको ही हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अभी वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि देयर विल बी मोर कॉलिजन। टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि देयर विल बी लेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो ज़्यादा अपने मतलब जो कंटेनर है उसको ज़्यादा हीट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ। वेपर प्रेशर तुम लोगों को जानना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड राउल्स लॉ, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, सीवेट को फोकस करके हम लोग पढ़ते हैं। राउल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इससे जो बाकी का टॉपिक्स है इस चैप्टर का, इससे ही बनता है। राउल्स लॉ कहता है कि फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सॉल्यूट होगा। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूट वेपर प्रेशर, यहाँ पे मिस्टेकली ये नहीं आया, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब क्या बोला है, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो जो वेपर प्रेशर है, सपोज मैं लिख देता हूँ पी ऑफ ए, सॉल्यूट का पी ऑफ ए, मतलब ए ही लिख रहा हूँ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब जाई ऑफ ए के समानुपात होगा, ठीक है, जो यहाँ पे हेनरीज लॉ से भी हम लोगों को पता चल रहा है, पी इज प्रोपोर्शनल टू जाई। सो यहाँ पे सॉल्यूट के बारे में बात है, इसलिए पी ए इज प्रोपोर्शनल टू जाई ए। अभी पी ए को अगर मैं उठा देता हूँ, पी ए को अगर मैं पी ए को रखता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर मैं उठा देता हूँ, इट विल बी पी ए नॉट इंटू जाई ए, ठीक है, पी ए नॉट इंटू जाई ए, याद रखना। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, अगर दो मिसिबल एंड वॉलेटाइल लिक्विड्स है, एक सॉल्यूशन में टू मिसिबल एंड वॉलेटाइल लिक्विड्स है, then the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its own mole fraction of the solution at a particular temperature। मतलब सिंपल सा बात है, अगर मेरे पास सपोज दो वॉलेटाइल लिक्विड्स है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी बन के मेरा सॉल्यूशन बन रहा है, तो ईच कंपोनेंट मतलब सपोज पी ऑफ ए का कितना होगा, पी ऑफ ए नॉट इंटू जाई ऑफ ए, एंड पी ऑफ बी का कितना होगा, पी ऑफ बी विल बी पी ऑफ बी नॉट इंटू जाई ऑफ बी, ठीक है, एंड जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब पी टोटल जो बनेगा, दैट विल बी द सम ऑफ दिस, मतलब पी ए प्लस पी बी, ठीक है, समझ आ रहा है। दिस इज राउल्स लॉ। एंड राउल्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, राउल्स लॉ को इससे तो समझना पड़ेगा ही, इस फॉर्मूलाज को तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसको तुम लोग अच्छे से तरीके से देखो, पढ़ो, क्या दिया हुआ है कि जाई ए 1 से लेके 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा एक कंपोनेंट का, सपोज ए एंड बी दो कंपोनेंट है मेरे पास, एक कंपोनेंट का जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है, दूसरे कंपोनेंट का उतना ही 0 से लेके 1 तक हो रहा है मोल फ्रैक्शन। 1 मतलब सिर्फ जाई, मतलब सपोज सिर्फ अगर मेरे पास ए है तो मतलब जाई ए विल बी 1, अगर सिर्फ बी है तो जाई बी विल बी 1, अगर ए एंड बी दोनों है, सपोज ए प्लस बी है, तो जाई ए विल बी बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच ही ये घूमता रहेगा, सो इट विल बी समवेयर बिटवीन दिस। पी ऑफ ए नॉट एंड पी ऑफ बी नॉट मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, तो जो टोटल उसका मतलब जो टोटल प्रेशर होगा, दिस लाइन विल इंडिकेट द टोटल प्रेशर, दिस लाइन विल इंडिकेट द टोटल प्रेशर। समझ में आ रहा है। जहाँ पे यहाँ पे सपोज पी बी को मैं यहाँ से दर्शा रहा हूँ, दिस विल गो फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है, 0 से लेके यहाँ तक मैं, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कांस्टेंट रख देते हैं। सो पी बी विल बी पी बी नॉट इंटू जाई बी एंड पी ए विल बी पी ए नॉट इंटू जाई ए, मतलब पी, देखो सिंपल सा चीज़ देखो,
यहाँ पे क्या है, Za1 है ना, Za1 है ना, मतलब थोड़ा सा इसमें तो ऑलरेडी है, ये कम होता जा रहा है, ये इसका प्रेशर कम होता जा रहा है क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन भी कम होता जा रहा है. इन दिस पॉइंट इट विल बी 0. सिमिलरली इस पॉइंट में Xi भी कम है, ये बढ़ता जा रहा है, सो इसका प्रेशर भी ऊपर की तरफ बढ़ता ही जाएगा. एंड इन दोनों का जो एंड पॉइंट है, जहाँ से ये शुरू हो रहा है एंड जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे सो हम लोगों को P टोटल मिल जाएगा, दैट इज़ PA प्लस PB. सिंपल सा बात है. ग्राफ को समझ लिया, ग्राफ अच्छे से अगर समझ लेते हो तो तुम लोग ग्राफ का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे ईजिली. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने दो बताया था, एक तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो पहले आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे. आइडियल सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि ओबेस राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. जब किसी सॉल्यूशन को तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, देर इज नो चेंज इन एंथैल्पी एंड वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट. ठीक है, देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, नो चेंज इन वॉल्यूम एंड एंथैल्पी. सो मतलब देखो राउल्स लॉ अगर ओबे कर रहा है तो मतलब PA विल बी PA नॉट इंटू Xi एंड PB विल बी PB नॉट इंटू Xi. ठीक है, एंड एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब डेल H विल बी 0. ठीक है, एंड डेल्टा V विल बी ऑल्सो 0. डेल्टा V विल बी ऑल्सो 0. ठीक है, मतलब यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, दे विल बी 0. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स है. सपोज मैंने 10 ml सपोज A ले लिया एंड B ले लिया 20 ml, तो मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा A प्लस B को मिक्स करके ये 30 ml एग्जैक्टली होगा. मतलब A एंड B एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा. ठीक है, क्यों मतलब इंटरेक्शन कैसे नहीं करेगा, मतलब ए बी का तो बनेगा लेकिन जो ए बनता है एंड बी बनता है वो सेम होगा. ए बी जो बन रहा है वो तीनों में ही बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होता है एक आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल्स है जो कॉमन एग्जाम्पल है, बेंजीन एंड टोलुइन है. There will be very less interaction between these two components. और एक एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, व्हेन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि मतलब मान लो मे बी देयर आर सम क्राइटेरिया जहाँ पे ये मतलब इक्वल दिखा भी देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स द PA विल नॉट बी इक्वल टू PA नॉट इंटू Xi. कभी कभार दिखा सकता है लेकिन ऑल टेम्परेचर के कंडीशन में नहीं दिखाएगा या ऑल कॉन्सेंट्रेशन में नहीं दिखाएगा. एंड PB विल नॉट बी इक्वल टू PB नॉट इंटू Xi. दिस विल नॉट बी इक्वल. ठीक है, कभी कभार दिखा सकता है लेकिन कभी कभार नहीं भी दिखा सकता है. एंड ऑल्सो डेल H विल नॉट बी इक्वल टू 0, डेल V विल ऑल्सो बी नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, अभी इसका मतलब दो अलग अलग काइंड का होता है. एक होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ मतलब PA विल बी ग्रेटर देन PA नॉट इंटू Xi. सिमिलरली PB विल बी ग्रेटर देन PB नॉट इंटू Xi. ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना. ऑल्सो और क्या लिख सकते हो, डेल्टा H होगा पॉजिटिव, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, डेल्टा V विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना. एग्जाम्पल होगा एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल एंड वाटर. और एक एग्जाम्पल लिख लेना बेंजीन एंड एसीटोन. ये कॉमन एग्जाम्पल्स है, दिस आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ठीक है, अभी नेगेटिव डेविएशन मतलब ऑब्वियसली उल्टा होगा. सो PA विल बी लेस देन PA नॉट इंटू Xi. PB will be less than PB naught into Xi. Delta H will be negative, delta V will be negative. एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. एंड इसके साथ साथ लिख सकते हो HCl एंड वाटर. HCl एंड वाटर.
ठीक है, ये सब हो गया हम लोगों का पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल्स। मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुस रहा हूँ। राउल्स लॉ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसके मतलब राउल्स लॉ के रिलेटेड बहुत, ये जो मैं यहाँ से जो पढ़ा रहा था, राउल्स लॉ, स्कैनक्राफ्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सब बहुत ही वास्ट टॉपिक है। जितना तुम लोगों को सीयूईटी के लिए चाहिए मैंने उतना ही दिया है, जितना तुम लोगों का इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उतना ही लिखा है। ठीक है, ज़्यादा वास्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है ज़्यादा वास्ट में जाने के लिए। ठीक है, सो जितना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे दे दिया है, इस पेज को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या है? द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स एट पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन विद कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वो छोड़ो, बिहेव्स लाइक अ प्योर लिक्विड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, मतलब उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर एंड दे कैन नॉट बी, मतलब सिंपल डिस्टिलेशन के तौर पे हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सिर्फ हम लोग को एग्जांपल बनना है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोल के एक चीज़ होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, उसका एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर। सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल भी अल्कोहल एंड वाटर है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, उसका एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल दिया था क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। सो यहाँ पे भी एग्जांपल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, जैसा उसका है वैसा ही इसका भी है एग्जांपल, सेम ही चीज़ है। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो हम लोग उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन होगा तो हम लोग उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था जैसे कि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बनता है। सिमिलरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल्स बनता है। ठीक है, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। क्या केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी दे दो, लेकिन अगर फर्क पड़ रहा है वो किसके ऊपर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है। अगर ऐसा कुछ है प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सा चीज़ है, इसको ऐसे हम लोगों को लिखना है कि पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, क्योंकि रिलेटिव है, इज इक्वल टू जाई। सपोज सॉल्यूट के बारे में बोल रहा हूँ तो जाई ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब जाई ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, याद रखना, जाई ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने छोटा करके लिख दिया है, जैसा कि मैंने बोला है ऐसा ही लिखना। नंबर ऑफ मोल जाई ऑफ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जैसा कि मैंने पहले भी मोल फ्रैक्शन के बारे में बताई था। अभी पी नॉट, पी क्या है? पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरे इनसे लिखता हूँ, पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी इज मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड वो तो तुम लोगों को पता है, जाई ऑफ सॉल्यूट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको तुम लोग बॉक्स में डाल दो, इसको तुम लोग बॉक्स में डाल दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो पता चल गया, एंड फॉर्मूला यही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कभी कभार क्या होता है, ड्यू टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फ्रीजिंग पॉइंट जो हम लोग सोचते हैं उससे थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि सपोज मान लो कि मैंने सिर्फ वाटर का ले लिया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वी नो इट इज़ 0 डिग्री। अभी कुछ अगर उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, सपोज नमक ऐड कर दिया, शक्कर ऐड कर दिया, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दिस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो तुम लोगों को याद करना है वो है मोलर मास का फॉर्मूला। ठीक है, वो है मोलर मास का फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला, एम ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। एम ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला इज नथिंग बट 1000 इंटू के एफ। ठीक है, के एफ मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, इंटू डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू
W, कैपिटल W मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट, दिस इज आवर फॉर्मूला। यहाँ से तुम लोग अगर मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया है, ज़्यादातर क्या पूछता है, मोलर मास ही पूछता है, मोलर मास निकालने के लिए देता है। लेकिन मान लो अगर डायरेक्टली डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया तो इसको इधर लेके जाना, इसको इधर लेके आना, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। मोलर मास से ही ज़्यादातर पूछता है, क्वेश्चन आता है मोलर मास से। एंड KF के बारे में मैं लिख देता हूँ, KF इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेम चीज़, सपोज तुम लोग पानी के बारे में ही बोल दो कि 100 डिग्री में हम लोगों को पता है कि वो बॉयल होता है पानी, लेकिन कुछ अगर ऐड कर दोगे उसमें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो इसका भी हम लोगों को क्या निकालना है, इसका भी मोलर मास ही निकालने के लिए देता है जनरली। सो मोलर मास विल बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू, सेम ही फॉर्मूला है, KB इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय delta TB into weight of solvent, weight of solvent, ठीक है। ये रहा तुम लोगों का फॉर्मूला। अभी यहाँ पे भी तुम लोगों का जो KF होगा, सॉरी KB होगा, दैट इज एब्यूलोस्कोपिक, कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। जहाँ पे M इज द मोलिकुलर मास, W ऑफ सॉल्यूट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, W ऑफ सॉल्वेंट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा TB इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा TB इज मतलब ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो कि T0 माइनस T, ठीक है, T0 माइनस T भी लिख सकते हो, या फिर TB ऐसे भी लिख सकते हो। सिंपल सा चीज़ है, जो जितना बढ़ रहा है, सपोज 100 डिग्री में होना चाहिए लेकिन 103 डिग्री में हो रहा है, तो डेल्टा TB कितना हो जाएगा, 103 माइनस 100, दैट विल बी 3, ठीक है। ऐसा करके तुम लोगों को निकालना है, या सॉरी माइनस में होगा 100 माइनस 103, ठीक है। सिर्फ ऐसा करके निकालना है, ऐसा तुम लोगों को दिया रहा होगा। ज़्यादातर क्या पूछता है, मोलर मास निकालने के लिए पूछता है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना। इस फॉर्मूला से ही तुम लोग पुट करके कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसा कि पूछेगा एग्जाम में। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट, जैसे कि तुम लोगों को ऑस्मोसिस के बारे में पता ही होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब रहता है, सो कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स ही पास होता है। ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक प्रेशर एक जनरेट होता है, दैट इज गिवन बाई पाई। अभी पाई का फॉर्मूला क्या है, पाई इज नथिंग बट CRT, ठीक है। C मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। R मतलब तुम लोगों को पता है कि गैस कांस्टेंट, ठीक है। एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। डिपेंड करेगा, तुम लोगों को वैल्यूज दिया ही रहेगा, उसको सिर्फ तुम लोगों को वेट करना है, मतलब सॉरी पुट करना है। पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, सिर्फ तुम लोगों को एक चीज़ मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, डायरेक्टली कभी कभार इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो इस फॉर्मूला को जब तुम लोग लिखोगे, इस फॉर्मूला सबको लिख लेना, ये वाला एंड ये वाला, ये सब तो लिख ही लेना, लेकिन इसके साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ देना, या फिर लास्ट में भी एक चीज़ याद रखना कि दिस इज़ द फॉर्मूला बट समटाइम्स अनदर फॉर्मूला इज यूज्ड, एक और भी टर्म ऐड हो जाता है इसमें। सो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, इसको समझेंगे कि एबनॉर्मल मास किसे कहते हैं। एबनॉर्मल मास से ही ये एबनॉर्मेलिटी एंड जो एक्सेप्शंस है, जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलास है, वो निकलता है। एबनॉर्मल मास कैसा होता है कि अगर कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है सॉल्यूशन बनाने के टाइम में, तो जो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है एंड जो कैलकुलेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वजह से होता है। एग्जाम्पल क्या है, Al2Cl6, P4O8, AS4O6, दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल। इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQs में, अभी भी पूछा जाएगा। लेकिन इसको कैसे हम लोग इसके लिए अकाउंट करेंगे, मतलब इसको कैसे हम लोग सुधारेंगे, इसको सुधारने के लिए हम लोग एक नया चीज़ यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो अकाउंट फॉर एबनॉर्मल केसेस वेंट ऑफ फैक्टर इज यूज्ड। अभी वेंट ऑफ फैक्टर आई का क्या होता है,
आई का फॉर्मूला देखो दो तीन चीज़ में हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, सो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय, तुम लोग लिख सकते हो कि कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई का फॉर्मूला जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ नॉर्मल मोलर मास, जो थ्योरेटिकल मोलर मास होता है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मोलर मास, या फिर एबनॉर्मल बोल दो, नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो इसका फॉर्मूला भी है, ये तो हम लोगों को सिर्फ पता चल जाएगा डेफिनेशन के थ्रू से, लेकिन इसका फॉर्मूला जो होगा वो है ऐसा कुछ कि आई अगर डिसोसिएशन हो रहा है, सपोज डिसोसिएशन हो रहा है, सो आई का फॉर्मूला तब कैसा बन जाएगा, डिसोसिएशन के तौर पे आई का फॉर्मूला बन जाएगा 1 + n-1 इंटू एल्फा। ठीक है, एल्फा इज तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, एल्फा इज नथिंग बट डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हो। डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 + n-1 इंटू अल्फा, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो तुम लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा I = 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, जैसे कि डाइमेराइजेशन हो गया उसको एसोसिएशन बोलते हैं, एंड डिसोसिएशन तो तुम लोगों को पता है जब टूट जाता है, सपोज NaCl है तो NaNCl में टूट जाएगा, दिस इज NaCl। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम लोग याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला इज नथिंग बट, अगर कॉम्प्लीट डिसोसिएशन होता है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन में कॉम्प्लीट डिसोसिएशन के बारे में ही पूछेगा, कॉम्प्लीट डिसोसिएशन ही बोल देगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया नहीं रहा होगा। अगर कॉम्प्लीट डिसोसिएशन है ना, सो सिर्फ हम लोगों को कैलकुलेट करना है कितना नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब नंबर ऑफ आयन्स कितना है। ठीक है, I विल बी इक्वल टू n, ये याद रखना। सपोज NaCl टूट रहा है, सो इट विल बी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो कितना Na का आयन्स 1, Cl का कितना आयन्स 1, टोटल मिला के 2, सो यहाँ पे I विल बी इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है ना। सपोज मैंने कुछ और भी ले लिया, MgSO4 ले लिया, MgSO4 जब टूटता है तब क्या होता है, 2Mg पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, ऐसा होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आ रहा है Mg का आयन्स, 1 आ रहा है SO4 डाई नेगेटिव का आयन, टोटल मिला के कितना हो रहा है 3। सो यहाँ पे I विल बी 2 + 1 दैट इज 3, ऐसा होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन ही ज़्यादातर मामले में दिया रहा होगा। अगर नो डिसोसिएशन है, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, तब याद रखना I विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन में तो I = n हो गया, अगर एसोसिएशन है तो I विल बी लेस देन 1, ये भी याद रखना, ये एक साथ याद रखना, I विल बी लेस देन 1। ठीक है, एसोसिएशन के एग्जांपल एसिटिक एसिड इन बेंजीन याद रखना, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ये भी एक चीज़ है, तुम लोग डाल सकते हो या मतलब नोट्स में याद रख सकते हो। लेकिन जो मैं बात बोल रहा था, जो जितना भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने सीखा, पाई = CRT, C मतलब यहाँ पे मोलरिटी, ओके, C मतलब मोलरिटी, कहाँ कहीं पे MRT भी लिखा रहता है, कैपिटल MRT भी लिखा रहता है, C = मोलरिटी, याद रखना। एंड ये जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने सीखा, वर्किंग फॉर्मूलाज जितना भी हम लोगों ने सीखा, कभी कभार क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से, वेंट ऑफ फैक्टर की वजह से ये सब फॉर्मूलाज थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई का फॉर्मूला क्या बन जाता है, पाई = जैसे कि CRT थे ना, ये ICRT बन जाता है, मतलब ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ΔTB का जो फॉर्मूला था दैट इज KB इंटू मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी, M इज नथिंग बट मोलालिटी, मोलाल में पूछा था ना, मोलाल में बताया था ना, मोलालिटी होगा। ठीक है, सो क्या होता है, ΔTB कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए IKBM हो जाता है। सिमिलरली ΔTF होता है KF इंटू M, मोलालिटी अगेन मोलालिटी, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वजह से I एक एडिशन होता है। सो दिस विल बी द फॉर्मूलाज। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेंशन है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोगों को कंसिडर करना है, सो हम लोगों को ये फॉर्मूलाज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये था हम लोगों का सॉल्यूशंस का, जितना हम लोग चैप्टर को हम लोग पढ़ सकते हैं, दिस इज द एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर।
ठीक है, ये सब चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से पढ़ो। हम लोग जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ BaCl2 एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन। देखा, 100% डिसोसिएशन मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन के बारे में पूछा है। BaCl2 जब टूटता है, हम लोगों को पता है इट बिकम्स Ba पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। सो Ba का 1, Cl का 2, 1 + 2 = 3। सो 3 विल बी आवर आंसर, इट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। The molar freezing point constant of water is 1.86 किलो kg per mole. Therefore the freezing point of इतना is expected to be, मतलब freezing point हम लोगों को ढूंढने के लिए दिया है। देखो इसको कैसे करना है, 4 ऑप्शंस है, देखो कैसे करना है। सिंपल सा बात है, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या है? वी नो डेल्टा TF इज नथिंग बट आई KF इंटू एम। क्यों यहाँ पे आई को कंसिडर करना है? क्योंकि NaCl डायरेक्टली बोल दिया है, एंड यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूट हम लोगों को दे दिया है, सो वी शुड कंसिडर आई। अगर सॉल्यूट नहीं दिया रहा होगा तो तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, तब पता नहीं चलेगा। तब तुम लोग डायरेक्टली मोलार मास वाला फॉर्मूला यूज़ करना। एंड सिंपल सा बात है, ये चीज़ याद रखना, अगर डायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह पूछ लेता है तो वेंट ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर लेना, अगर नॉन कुछ दिया हुआ है सॉल्यूट। अगर तुम लोगों को मोलार मास वाला पूछ लेता है तो तुम लोग आगे वाला ये वाला फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हो। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो एम ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला है, एम ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, ये वाला यूज़ कर सकते हो। अगर डायरेक्टली सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये पूछा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला ही यूज़ करना। अभी आई हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई कैसा होगा? NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूटता है, एक Na का एक Cl का, दोनों मिला के आई का वैल्यू हो गया 2। Kf हम लोगों को दिया हुआ है, Kf दिया हुआ है 1.86 मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। सो Kf दिया हुआ है 1.86 एंड क्या दिया हुआ है? 0.1 मोलर। ठीक है, 0.1 मोलर NaCl, मतलब इसको हम लोगों को, सॉरी दिस विल नॉट बी कैपिटल एम, दिस विल बी स्मॉल एम। ठीक है, सो स्मॉल एम भी दिया हुआ है 0.1 एंड हम लोगों का Kf दिया हुआ है 1.86। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? डेल्टा TF विल बी इक्वल टू, डेल्टा TF इक्वल टू आई कितना है? 2, 0.1 इंटू 1.86 कितना आ गया? टोटल आ जाएगा 0.372। अभी 0.372 ये तो डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस बन गया ना। डेल्टा TF इज डिफरेंस, कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है और कितना घट रहा है। नॉर्मली कितना पता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0, नॉर्मली 0, उससे भी कम हो रहा है। कितना? 0.372। इसको हम लोगों को माइनस करना है, तो फाइनल जो बॉइलिंग पॉइंट होगा TF का फॉर्मूला होगा 0 माइनस जितना हम लोगों को निकल रहा है। सो 0 माइनस 0.372 इज, माइनस करके देख लेना कितना आ जाएगा? 372 ही आ जाएगा। सो इट विल बी दिस। ठीक है, इट विल बी दिस। समझ आया ना? ऐसे करके हम लोगों को निकालना है। मैं एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार देख लेता हूँ। 1.6 इंटू 2 इंटू 0.1, यस 0.372। ठीक है, माइनस 0.372, दिस विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। ठीक है, समझ आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, देखो कॉन्सेंट्रेशन तो सेम दे दिया, 0.1 मोलर है। अभी फॉर्मूला क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, सपोज डेल्टा TF के बारे में ही सोचो, इट इज आई KF इंटू एम। ठीक है, अभी मोलालिटी तो सबका सेम दिया हुआ है, 0.1 मोलर दिया हुआ है, 0.1 मोलर दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? KF तो चलो सेम ही रहेगा, लेकिन I के ऊपर डिपेंड करेगा। I किसका ज़्यादा होगा? I जिसका ज़्यादा होगा उसका ही उतना लोअर हो जाएगा, उतना ही लोअर हो जाएगा। सो यहाँ पे I का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। I का वैल्यू निकालते हैं। सपोज यूरिया एंड ग्लूकोज, दे डू नॉट डिसोसिएट। ठीक है, ये दे डू नॉट डिसोसिएट, ये अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में ही मतलब मिक्स हो जाता है। सो यूरिया एंड ग्लूकोज का आई का वैल्यू तो 0 हो गया। ठीक है, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0। सोडियम क्लोराइड का हम लोगों ने आई का वैल्यू निकाला है। NaCl जब डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूटता है। सो 1 and 1 इट विल बी 2। सो इसका आई का वैल्यू इज 2। पोटेशियम सल्फेट, ये K2SO4। ठीक है, पोटेशियम का K2SO4 होगा। K2SO4 का क्या होगा? K2SO4 जब टूटेगा तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। ठीक है, मतलब 2 पोटेशियम का आयंस, 2 पोटेशियम का आयंस, एक
SO4 मतलब सल्फेट का आयंस, 2 + 1 इट विल बी 3। सो यहाँ पे I का वैल्यू हो गया 3। जिसका I का वैल्यू ज़्यादा उसका उतना ही डेल्टा TF ज़्यादा, जितना डेल्टा TF ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे होता जाएगा, जितना डेल्टा TF का वैल्यू होगा उतना ही नीचे होता जाएगा ना। सो इट विल बी पोटेशियम सल्फेट, I का वैल्यू जिसका ज़्यादा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आर प्लेस्ड ऑन टू साइड्स ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछा है, इक्वल हाइट, देन इट विल बी करेक्ट टू से कहाँ से कहाँ तक होगा। मतलब मान लो मेरे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेम हाइट तक है। सपोज ये सेम हाइट तक मैंने दो सोल्यूशन को दिया है, एक में है ग्लूकोज, इसका 0.1 मोलर है, एंड दूसरे में है क्या, यूरिया, यूरिया भी 0.1 मोलर में है। अभी देखो पाई का फॉर्मूला क्या है, CRD, R तो सेम ही रहेगा, गैस कांस्टेंट, T दोनों ही सेम टेम्परेचर में है तो T भी सेम रहेगा। मतलब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मोलरिटी के ऊपर। अभी मोलरिटी देखो, ये भी 0.1 मोलर का है, ये भी 0.1 मोलर का है, ये भी 0.1 मोलर का है। सो क्योंकि दोनों का मोलरिटी भी सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। कोई एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा तो लिक्विड भी फ्लो नहीं होगा। सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। समझ आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का मोलरिटी सेम है तो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसी का तो ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा। सपोज इसका अगर ज़्यादा होता, 0.2 मोलर हो जाता, मान लो 0.2 मोलर होता, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज साइड का। इसका अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ये इधर चला जाना चाहता बैलेंस करने के लिए, मान लो इसका ज़्यादा है तो ये इधर आना चाहता बैलेंस करने के लिए, लेकिन दोनों का सेम ही है अगर कॉन्सेंट्रेशन, सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, दोनों का सेम ही रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा। समझ आ रहा है, ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग कर देते हैं ख़त्म। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है तुम लोगों के लिए। क्या अनाउंसमेंट है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट वो है, क्योंकि देखो CUET UG या फिर तुम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन जब करोगे, तुम लोगों को एक छोटा सा चीज़ याद रखना पड़ेगा। CUET UG या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाए, JEE हो जाए या फिर नीट हो जाए या फिर कोई भी और एग्ज़ाम्स, अगर तुम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी ट्राई करोगे, कोई भी एग्ज़ाम्स में, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। मतलब न्यूमेरिकल्स छोड़ो, मैं बोलूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना तुम क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही फास्ट कर पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कम समय रहता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज ज़रूरी। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, देखो इस लेक्चर में ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो चुका है, ज़्यादा क्वेश्चन कराना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों को रिविजन भी करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाओ। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी जुड़े हुए हो टेलीग्राम चैनल में तो तुम लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पेपर या फिर तुम लोग बोल सकते हो क्वेश्चन बैंक बना के रखा है। उस क्वेश्चन बैंक को उठाओ, ठीक है, चैप्टर वाइज आ जाएगा, जैसे जैसे वीडियोस आ जाएगा वैसा वैसा तुम लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएगा। वहाँ पे 30-40 के अराउंड क्वेश्चंस होगा, मे बी इवन मोर। डू दैट, एंड ऑल्सो PYQs जो है वो डाउनलोड करो इंटरनेट से। तुम लोग डायरेक्ट गूगल में जाके सर्च करने से भी तुम लोगों को मिल जाएगा कि CUET UG PYQs फॉर केमिस्ट्री सपोज मान लो, तो PYQs भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। PYQs अगर तुम लोगों के पास बुक है तो अच्छा है, अगर बुक नहीं है तो PYQs डाउनलोड करके भी तुम लोग कर सकते हो। अगर मुझे मिलता है मैं PYQs भी तुम लोगों को चैप्टर वाइज वहाँ पे डाल दूंगा। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल में। तो कौन सा चीज़ ज्वाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से क्वेश्चन बैंक उठा लो, PYQs अगर है तो मैं वो डाल दूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है। सो PYQs भी उठा लेना, उसको प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही तुम लोगों का चांसेस फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम्स उतना ही तुम लोगों का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को कर देते हैं हम लोग ख़त्म। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया है और तुम लोगों को समझ में आ गया सॉल्यूशन चैप्टर को। सॉल्यूशन चैप्टर से कोई भी सॉल्यूशन तुम लोग अभी कर पाओगे, मैं ये आशा कर रहा हूँ।
जितना भी तुम लोगों को क्वेश्चन कराया गया है उस सबको प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा डाटा उलट पुलट हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगा। जो फॉर्मूलाज मैंने बॉक्स में डाला है इन सबको याद कर लेना, जो एग्जाम्पल्स मैंने बताया है, जो नोट्स में है ये भी याद कर लेना। इस लेक्चर नोट्स भी, जो लेक्चर नोट्स है वो भी तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ चेक आउट द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे तुम लोगों को लेक्चर नोट्स भी मिल जाएगा। अगर तुम लोगों को लिखना, तुम लोगों ने नहीं लिखा है, बाद में लिखोगे या फिर डायरेक्टली पढ़ोगे तो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में इस लेक्चर नोट्स भी मिल जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक एंड PYQs सेम टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वो सब भी अपलोड कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। जो भी CUET UG का प्रिपरेशन ले रहे हैं या फिर कोई भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन ले रहे हैं तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा, उनको लिए भी हेल्प हो जाएगा। एंड अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। जितना सपोर्ट तुम लोग लास्ट के कुछ वीडियोस में दिखा रहे हो, इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। जितना भी कुछ डाउट्स है प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के रिलेटेड कमेंट कर देना, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा पुश मिल जाए, थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए एंड थोड़ा सा प्यार। जैसा कि हम लोग तुम लोगों को प्यार करते हैं उतना है सा प्यार तुम लोग भी हम लोगों को थोड़ा सा देते रहना, बने रहना, तो ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके नए वीडियोस ला पाएंगे। इसी वीक में और भी वीडियोस आ जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आ जाएगा। लेकिन तुम लोगों का काम है सिर्फ पढ़ते रहना, प्यार करते रहना एंड ये सब थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट करते रहना, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम करेंगे केमिस्ट्री की ही तैयारी, या फिर शायद फिजिक्स का वीडियो भी पहले आ सकता है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।